Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम जनरल अवेयरनेस पनेशा कोर्स 2.0 कर रहे हैं। ये आपको पता ही होगा, आज आपका सेशन नंबर 7 है। इसके पहले अगर आपने 1 to 6 नंबर के जो सेशंस है वो नहीं किए हैं तो कर लेना, क्योंकि इसमें आपके जो भी टॉप मोस्ट 100 पूछे जाने वाले टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं टीसीएस के द्वारा पूछे गए एग्जाम्स में या फिर आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर एग्जाम हो गया, सारे ही इंक्लूड कर रखे हैं मैंने इसमें। आपके जितने भी एग्जामिनेशन टीसीएस लेती है तो ये कहानी आपको पता होगी और इसका हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख के चल रहे हैं, ठीक है। तो सो दैट कई सारी चीज़ें कवर हो जाएं। इस सीरीज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो 1.0 थी उससे आपका पनेशिया का 1.0 सीरीज से अपना एनटीपीसी एग्जाम हो गया या फिर सीजीएल का टीयर 1 हो गया 2022 में जो हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी सीरीज चल रही है। आज की सीरीज में हम एक आज के क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। ये देखो, यहाँ पे आपसे बात की गई है जीडीपी की, ठीक है। अब देखो, आजकल ना क्वेश्चंस आपके जो इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं आ रहे कि आपने फॉर्मूला रट लिया हो गया काम। उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में, कुछ फॉर्मूलेस को रट लिया, कहानी रट ली तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं कई बार। बट अगर आप क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखोगे तो ये समझने वाले टाइप में आता है। तो पहले एक बार समझते हैं कि जीडीपी होती क्या है, फिर उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले तो ये जीडीपी क्या है? ये जीडीपी होता है टोटल मॉनेटरी वर्थ। टोटल मॉनेटरी वर्थ, टोटल, ठीक है। यानी कि आपका जो भी आपको मॉनेटरी वर्थ हुआ है, किससे? कोई भी अगर आपका गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान देना यहाँ पे मैंने दोनों चीजों की बात की है। सर्विसेज में क्या आ जाता है, जैसे कि कोई आपका टेलीकॉम कंपनी हो गई, तो वो सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रही है, कोई आपको फिजिकल गुड तो नहीं दे रही है। बट अगर आपने कोई टायर खरीदा तो वो आपका एक गुड्स हो गया, फिजिकल गुड है वो, ठीक है। मोबाइल की कंपनी है, जैसे कि वो जो नेटवर्क कंपनीज होती हैं, जियो है, तो जियो आपको कोई आके सामान तो नहीं दे रही है, बट वो अपनी सर्विसेज दे रहा है कॉन्टिन्यूसली। आप डेटा पैक रिचार्ज करवाते हो या फिर आप कॉल के लिए रिचार्ज करवाते हो, वो क्या हो जाता है, ये सारी की सारी सर्विसेज में आ जाती है। लॉयर क्या होता है, देखो, लॉयर क्या आपको आके कोई गुड देता है? नहीं, लॉयर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो आपका कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, ये याद रखना यहाँ पे क्या बात की जाती है, कोई भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आपका इस कंट्री के अंदर बना हुआ है, यानी कि अगर ये हमारा भारत देश है तो इसके अंदर कोई भी गुड्स बना, सर्विसेज बनी, ये पूरा का पूरा जो भी इसका टोटल मॉनेटरी वर्थ होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इसे आप फाइनेंशियल ईयर जैसे अगर हम बोल देते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है आपको पता ही होगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है, इसे हम बोलते हैं अपना ये फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल ईयर कोई भी टाइम पीरियड में हो सकती है जीडीपी, लेकिन मैं आपको फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी प्रोडक्ट बना, सर्विसेज बनी इस कंट्री के अंदर या हमारे कंट्री के अंदर, उसका जो भी टोटल मॉनेटरी वर्थ निकल के आएगा, उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? जीडीपी बोल देंगे, ठीक है। अब एक बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात की है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका एंड कस्टमर परचेज करेगा, एंड यूजर बोल दो, ठीक है। एंड यूजर जो भी सामान परचेज करेगा, और वो सामान जब भी एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम में बना हुआ होगा, वो भी आपका किस में इंक्लूड होता है? जीडीपी में होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है इसमें कि कुछ कमोडिटीज और सर्विसेज होती हैं जो तो आपकी कहाँ पे बिकती हैं? मार्केट में बिकती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, आपको जाना है शुगर लेने जाना है, तो आप शुगर लेने मार्केट में जाओगे, मिल जाएगी शुगर। या फिर आपका अगर मैं बात करूं, अगर आपको कुछ बुक लेनी है, बुक लेने आप चले गए तो मार्केट में मिल जाएगी। अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, आपको डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है, तो आप मार्केट में आपका जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं या फिर प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जा सकते हो। लेकिन अगर मैं अभी के टाइम बात करूं कि आपको रेलवेज का यूज़ करना है, तो ये आपको सरकार प्रोवाइड करा रही है आज के टाइम पे। ये प्राइवेट अभी तो नहीं हुआ है फुल तरीके से, लेकिन आईआरसीटीसी की अभी एक दो ट्रेन चल रही है, उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। वो अगर हम उसे थोड़ा सा दरकिनार करते हैं अभी चीज़ों को समझने के लिए, कुछ साल पहले की बात करेंगे, तो रेलवेज आपका पूरे तरीके से क्या था? सरकार की तरफ से था।
यानी कि ये मार्केट सेल में नहीं था। यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो कि आपके नॉन मार्केट प्रोडक्शन में आते हैं। किसमें आते हैं? नॉन मार्केट प्रोडक्शन। तो इन जो नॉन मार्केट प्रोडक्शन होता है उसको भी जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड डिफेंस सर्विसेज, अब तो खैर लेकिन जो डिफेंस की सर्विसेज हैं अभी भी वो तो किसके अंदर ही आती हैं? सरकार के अंतर्गत, या फिर आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशन दी जा रही है ये आपका एक्चुअली में मार्केट इकोनॉमी में इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि सरकार दे रही है। लेकिन याद रखिएगा हम जब भी जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपको वो तो इंक्लूड करना ही एंड सर्विस जो आपकी मार्केट में बिकने लग रही है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है उसे भी आप इंक्लूड करोगे। ठीक। अब आपको यहाँ पे दो बातें और याद रखनी है। मैंने यहाँ पे क्या बोला? टोटल मॉनेटरी वर्थ, यानी कि इसमें आपके वही गुड्स और सर्विसेज कैलकुलेट किए जा रहे हैं जिनकी कोई ना कोई मॉनेटरी वर्थ है। अब अगर मैं आपसे बात करूं घर में कोई फीमेल काम कर रही है या कोई मेल भी काम कर रहा है, फीमेल या मेल कोई भी काम कर रहा है, घर का हाउस होल्ड वर्क है, तो उस हाउस होल्ड वर्क में क्या कोई मॉनेटरी वर्थ यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता जीडीपी में। यानी कि मैंने क्या बोला, कोई भी अगर आपका नॉन मॉनेटरी गुड्स एंड सर्विसेज है, नॉन मॉनेटरी गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? जिससे हमें कोई भी पैसा जनरेट होके नहीं आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन का अगर पॉइंट नंबर 2 देखो, द वर्क डन बाय अ वुमन एट हर होम इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीडीपी, यानी कि ये जीडीपी के बाहर रहता है। ये बात तो ठीक ठीक करेक्ट हो गई। अब ओनली मार्केटेड गुड्स, यहाँ पे बात क्या है? जो मार्केट में बिकने वाला गुड है वही क्या यहाँ पे कंसीडर किया जाता है? नहीं। मैंने कहा भाई इसमें तो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करा रही है, जो मार्केटेड नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको भी हम किस में इंक्लूड करते हैं? जीडीपी में। तो ये वाला पॉइंट तो गलत। अब बात समझ में आ रही है ना? ये थर्ड वाला देखो, एस्टिमेट को बताया। तो अगर मैं अब आपसे यहाँ पे जीडीपी का फॉर्मूला पूछूं कि भाई जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या आप बता पाओगे कि भैया जीडीपी का जो फॉर्मूला है ना, देखो इसमें क्या क्या होता है। फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर आपको समझ आएगा कि मैंने जो कहानी आपको समझाई है उससे आप कैसे याद रख सकते हो। मैंने लिखा कंजम्पशन, प्लस में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, प्लस में आपका हो जाएगा जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट, प्लस में आपका जो भी एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट। लेकिन इसमें से हमें माइनस करना होता है क्या? तो भैया इंपोर्ट को। अब बात आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला? कलर को एक बार चेंज करूंगा। देखो, देखो क्या बोला मैंने? जीडीपी क्या होता है? कंजम्पशन। अब एक बात बताओ, कंजम्पशन किसका होगा? जो भी आपका फाइनल गुड एंड सर्विसेज निकल के आएंगी। अब देखो मैंने क्या बोला, ये मैंने सोप बना के तैयार कर लिया, गुड हो गया ये। सर्विसेज में सपोज करो मैंने कोई सर्विस मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, कस्टमर केयर की सर्विस दी जा रही है। ठीक, कस्टमर केयर भी क्या होता है? सर्विस होती है। सॉफ्ट मैंने सोप बना दिया, मैंने कस्टमर केयर की सर्विस बना दी। अब ये जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, प्रोडक्ट या सर्विस, या तो इसको कोई भी एंड यूजर यहाँ पे यूज करने लग जाएगा, ठीक है, या फिर इसका क्या हो जाएगा? वो एज अ इन्वेस्टमेंट रखा रह जाएगा अगर नहीं बिका तो। तीसरा वो क्या होगा? या तो वो एंड यूजर अपना कंट्री के अंदर यूज कर लेगा, इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर उसका हम क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि कंजम्पशन है तो वो कंट्री के अंदर है, हमें पता है उसका कंजम्पशन हो गया। यही तीन चीजें हो सकती हैं। तो बेसिकली ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, यही है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट।
फिर मैंने क्या बताया था, इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर कोई सामान मैं बाहर से खरीद के लेकर के आया हूँ कंट्री के अंदर, अब देखो जैसे कंट्री के अंदर ये एक सोप था, ठीक है, एक सोप है, बहुत ही एग्जॉटिक सोप है, ये मैं कहीं बाहर की कंट्री से यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आया गया है। तो अगर मैंने इसको इंक्लूड कर लिया, जब मैंने ये बोला फाइनल प्रोडक्ट कितना है कंट्री में बताओ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसमें तो ये सोप इंक्लूड हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इंपोर्ट करके लाए हो उससे माइनस कर दो। बात समझ में आई, घुसी बात दिमाग में? तो ये होता है आपका फिर फाइनल जीडीपी का फॉर्मूला, कि भैया जो भी अपने कंट्री में बना है वो तो इंक्लूड रहेगा, जो बाहर से लेके आए उसको माइनस कर दो, प्लस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को और इंक्लूड कर लो, तो ये हो जाती है अपनी जीडीपी। अरे बात समझ में आ गई? लाइफ में कभी भूलोगे तो नहीं? हाँ, अरे बोलो हाँ। तो अब मूव ऑन करते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। फटाफट से देखो अगला क्वेश्चन क्या है। डैश वॉज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, एंशियंट इंडिया की इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी पूछ रहा है, कौन सी थी? एक बार देखते हैं ये क्या है तीनों चारों। सबसे पहले आपके सामने ताम्रलिप्ति ही है। तो ये ताम्रलिप्ति क्या था? ये पोर्ट सिटी थी इन द टाइम ऑफ गुप्तास। मैंने जब आपको इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक बताए थे ना, तो उसमें बस सिर्फ गुप्ता के बारे में बोला था कि गुप्ता के बारे में पढ़ लेना, कुछ पल्लवास के बारे में पढ़ लेना। तो गुप्ता के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है, इसके गुप्ता का आर्किटेक्चर भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गुप्ता एक काफ़ी गोल्डन टाइम पीरियड रहा है इंडिया का, उसके बारे में कई क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ताम्रलिप्ति क्या था? पोर्ट सिटी था इन एट द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर। श्रावस्ती क्या था? देखो श्रावस्ती अभी आज के टाइम पे बिहार में पड़ता है। और ये ये ना कौशल जो आपका राज्य हुआ करता था, कोसल राज्य, इसकी राजधानी हुआ करती थी। ये याद रखिएगा थोड़ा सा, महाजनपद वगैरह के टाइम का है। तो भाई अहित छत्र की बात करें, अहित छत्र, अहित छत्र देखो, ये जो सिटी है ना, अहित छत्र, इसका रिलेशन है जैनिज्म से। जैनिज्म से इसका रिलेशन निकलता है। और जो आपके तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, कौन थे भाई? पार्श्वनाथ। तो बोला जाता है पार्श्वनाथ ने जब अपना जीवन के जो लास्ट, वो क्या होता है ना जैनिज्म में, आपको केवल ज्ञान अटेन करना होता है, ठीक है, केवल ज्ञान बोलते हैं जब आपको अपना शरीर त्यागना होता है। तो बेसिकली इन्होंने केवल केवल ज्ञान का जो लास्ट में बोला जाता है ना, उन्हें केवल जिनान को अटेन करा, तो इन्होंने इसी प्लेस पे किया था, अहित छत्र में। तो एक ये क्वेश्चन आता है कि अहित छत्र सिटी किससे रिलेटेड है? तो जैनिज्म से रिलेटेड थी। और दूसरी बात कि अहित छत्र को जीता था समुद्रगुप्त ने, ठीक है, समुद्रगुप्त। तो ये गुप्ता एम्पायर का भी काफी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो याद रखना अहित छत्र जो है वो आपका गुप्ता के टाइम पीरियड पे काफी ज्यादा पीक पे रहा है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन खास कुछ बनते नहीं है। चंपा की अगर हम बात करते हैं, तो ये वियतनाम कंबोडिया तरफ का था, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आते भी नहीं है इसके क्वेश्चन। अगले वाले पे आते हैं। क्या बोल रहा है? इज रिड्यूसिंग द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ एलिमिनेटिंग पॉल्यूशन। अच्छा जी, ठीक है, एक एक करके समझते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं आपके सामने। तो अबेटमेंट तो आपका ये इंग्लिश ग्रामर की वोकेबलरी के लिए भी आपको याद रखना ज़रूरी है। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर देना, ठीक है, कम कर देना किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को। स्पेशली होता है कोई अगर यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर दो? रिड्यूस कर दो, है ना, इसमें रिडक्शन, इसको बोला जाता है अबेटमेंट। तो इसका क्या रिलेशन बन सकता है? आप यहाँ पे डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ एलिमिनेटिंग पॉल्यूशन। तो भाई सीधा सीधा मीनिंग निकल के आया। मैंने क्या बोला? अबेटमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को रिड्यूस करना। कोई न्यूसेंस है तो पॉल्यूशन भी एक टाइप का क्या है? न्यूसेंस है। तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे इसका मीनिंग निकल रहा है, तो अबेटमेंट इज द राइट आंसर। अच्छा, एरोसॉल क्या होता है? एरोसॉल आपको पता ही होगा कि एरोसॉल होता है कोई सस्पेंशन है, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, इसको क्या बोला जाता है? एरोसॉल। अच्छा, एब्जॉर्प्शन आपको पता ही होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि कैसे समझाऊं, जैसे कि केमिस्ट्री में ना दो प्रोसेस होती हैं, समझ लो इसको, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। एक होता है आपका एडजॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, इसमें डी होता है, इसमें होता है बी। अब ये डी और बी से ना पूरी की पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है। कैसे? जब मैं बात करता हूँ एड्सॉर्प्शन की, सपोज करो ये कोई एक सॉलिड यहाँ पे इसमें ना आप एक काम करो, ये ग्लू का सॉलिड मान लो, ठीक है, ग्लू है, ग्लू का एक सॉलिड सा टुकड़ा है।
अब इस पे अगर मैं कुछ अगर मैं इसमें सैंड के पार्टिकल्स डालूं तो वो इसके सरफेस पे चिपक के रह जाएंगे ना। तो ये जो सरफेस पे चिपकता है, कोई भी आपका एटम है, कोई भी आपका मॉलिक्यूल है या कोई आयन है, वो किसी बल्क या फिर सॉलिड एक एंटिटी होगी, उसके सरफेस पे आके चिपक जाएगा। ठीक है, बात किसकी की जा रही है? सरफेस की। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये प्रोसेस आपकी एड्सॉर्प्शन है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कोई भी आपकी सॉलिड एंटिटी है, उसमें आके एटम आया, मॉलिक्यूल आया, कोई आयन आया और वो उसके वॉल्यूम में, उसके अंदर चला गया, पूरा मिक्सअप हो गया। ठीक है, यानी कि वो इसके वॉल्यूम में इंक्लूड हो गया ना। तो अगर वो इसके वॉल्यूम में इंक्लूड हो गया, दैट मीन्स ये क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन हुआ है। अरे बात समझ में आ गई ना? अभी क्लियर हो गया? ठीक, चलो। एरेशन क्या होता है? किसी भी आपका कोई मटेरियल है, उसमें एयर अंदर आ जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एरेशन। ठीक, तो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन द इंडियन सुपर लीग 2020-21? अब देखो यार, आईपीएल के बारे में आप सभी को, सबको पता रहता है मोस्टली कि आईपीएल में कौन सी टीम जीत रही है, किसने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो आईएसएल है ना, इसके काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सीजीएल का जो अभी एग्जाम हुआ था 2022 में, तो हमें आईएसएल के बारे में कुछ चीज़ों को समझना है। देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भैया ये किस गेम से रिलेटेड है। इंडियन सुपर लीग आपका रिलेटेड है फुटबॉल से। ठीक है, जैसे आईपीएल किसका होता है? क्रिकेट का। ये होता है फुटबॉल का। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? एआईएफएफ। ये एआईएफएफ आपको याद रखना है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है। याद रखोगे ना? क्या होता है एआईएफएफ का फुल फॉर्म? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसके ऊपर अभी क्या हुआ था, ये जो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, इसने कुछ सस्पेंशन ऑर्डर लगा दिए थे, लेकिन वो अभी क्लियर हो गए हैं। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको फाउंड किया गया 1937 में, और जो फीफा से इसको एफिलिएशन मिला है वो 1948 में मिला है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। एज ऑफ नाउ इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे। ठीक है, कल्याण चौबे। ये करंट में भी अभी रहा है, तो करंट अफेयर से रिलेट करके भी आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके प्रेसिडेंट का नाम, क्योंकि जो इसके पूर्व प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। खैर, अब बात करते हैं इसके कौन सी टीम ने जीता है। तो 2020-21 वाला जीता था मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। और एक बात याद रखना कि ये जो था आपका 2021 वाला, ये था 7th एडिशन। और फिर इसके बाद इसका 8th एडिशन भी हो चुका है, 21-22 वाला। अब इसका होने वाला है 9th एडिशन, अक्टूबर में होगा। तो जब होगा करंट अफेयर में वो कवर कर लेंगे 2022-23 वाला। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, 8th वाले का भी आपको विनर तो पता होना ही चाहिए। तो अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ये इन्होंने 2021 वाला ही क्यों पूछा 22 के एग्जाम में? इसका रीज़न है कि पहली बार मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने क्या किया था, दोनों ट्रॉफी इसमें जीती थी। एक तो चैंपियंस टाइटल भी जीता था मुंबई ने ही, और जो प्रीमियर लीग है ये भी मुंबई ने ही जीता था। जबकि इससे पहले क्या होता था, चैंपियन दूसरा क्लब जीतता था, प्रीमियर दूसरा क्लब जीतता था। मुंबई ने पहली बार ये दोनों अपने नाम किए थे, इसलिए 2021 वाला इंपॉर्टेंट है। और 2020 वाला इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये ऐसे बोला जाता है 2020-21। फिर अगर हम 8th वाले एडिशन की बात करें, तो 8th वाले में चैंपियन तो जीता था हैदराबाद ने। और जो लीग वाला है, प्रीमियर लीग, ये जीता था जमशेदपुर ने। जमशेदपुर। तो ये दोनों ही याद रखना, चैंपियंस टाइटल किसने जीता? हैदराबाद ने। प्रीमियर लीग किसने जीता? तो जमशेदपुर टीम ने जो है यहाँ पे जीता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? अगला वाला क्वेश्चन देखो, अब ये भी देखो, इन्होंने अगेन किससे उठा लिया? जो आपका आईएसएल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अगेन ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ है ना, उसमें ही। द फॉर्मर स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबस वॉज द कोच एट द हीरो आईएसएल 2021। यानी कि ये बात हो रही है 7th एडिशन की। कौन सी फुटबॉल टीम के ये यहाँ पे कोच रहे हैं? तो ये कोच थे आपके मोहन बगान के। ठीक है, किसके थे? एटी के मोहन बगान के। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक है क्या? हाँ बच्चे, लॉजिक ये है कि ये दिसंबर 2021 के करंट अफेयर में इनका नाम आया, क्योंकि इनको यहाँ से कोच के पद से इनको रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इनका करंट अफेयर में नाम रहा, इसलिए क्वेश्चन रिलेट हो गया किससे? आईएसएल 2020 और 21 वाले, यानी कि 7th एडिशन से रिलेट होके आ गया कि भैया ये कोच थे किसके। ठीक है,
तो याद रखना कि ये ऐसा नहीं होता कोई भी चीज़ कहीं से भी उठ के आ रही है। कई लोग होते हैं कि इसको बोल देते हैं तो 2020 वाला सीज़न है उसका देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन वो रिलेट तो आपका 21 में दिसंबर में हो रहा है ना, एग्ज़ाम के 6 महीने पहले वाला क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें हैं खैर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट माउंटेन। अच्छा जी, व्हाइट माउंटेन के नाम से किसको जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। पहले आपका जो ओयू है, कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर से लिखने में ही मजा आता है। जो ओयू जो है ये आपका वर्ल्ड का 6th टॉलेस्ट पीक है। 6th टॉलेस्ट पीक, याद रखिएगा। चोयू क्या है? अच्छा, अब मुझे आप लोग बताओगे कमेंट में आंसर कि चोयू किस कंट्री में है। ठीक है, किस कंट्री में है, कौन से रीजन में है, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है खुद से। अब माउंट मकालू की बात करते हैं, तो माउंट मकालू जो है वो दुनिया का 5वां 5th हाईएस्ट पीक है। 5th हाईएस्ट पीक है कौन सी? माउंट मकालू की। और ये जो है आपका चाइना और नेपाल, चाइना क्या, खैर वो जो तिब्बत का एरिया है, तिब्बत और नेपाल, इसके बॉर्डर एरिया में पड़ता है आपका जो आपका माउंट मकालू है। फिर आ जाता है अपना यहाँ पे धौलागिरी, धौलागिरी वन। ठीक है, धौलागिरी वन जो है ये नेपाल में पड़ता है और ये दुनिया का 7th टॉलेस्ट माउंटेन है। ठीक है, 7th टॉलेस्ट माउंटेन। याद रखना माउंटेन में और पीक में फर्क होता है। जब मैंने बोला 7th टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है भाई, धौलागिरी वन नेपाल में है। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये दुनिया का सिंगल ऐसा माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन है, दुनिया का हाईएस्ट, ये कुछ नहीं है, हाईएस्ट माउंटेन विद इन अ सिंगल कंट्री बॉर्डर। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक कंट्री के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, ये सिंगल सा हाईएस्ट माउंटेन है। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन विद इन अ सिंगल कंट्री बॉर्डर, तो उसका आंसर होता है कौन सा, धौलागिरी। ठीक है, और धौलागिरी से आपकी काली गंडकी रिवर भी निकलती है, काली गंडकी रिवर, तो याद रखिएगा कहाँ से निकलती है, धौलागिरी से। अच्छा, माउंट लोसे के बारे में बताओ क्या क्या चीज़ें आपको पता है। ये सबसे पहले तो 4th लार्जेस्ट पीक है, 4th लार्जेस्ट पीक। अब देखो आपको पता चला 4th ये वाली है, 5th कौन सी थी, मकालू, 6th कौन सी थी, चोयू। तो भैया पहला दूसरा तीसरा भी पता होना चाहिए ना। पहला है आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, दूसरा है आपका केटू, और तीसरा है आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, तो ये 3 पीक हैं जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे है। चौथे पे आपकी आ जाता है माउंट लोसे, 5वें पे आ जाता है मकालू, 6वें पे आ जाता है चोयू। ठीक है, याद रखना इसको अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड यू एसोसिएट विद द रिंग ऑफ फायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिंग ऑफ फायर, समझते हैं सारी की सारी चीजें इसके बारे में। तो रिंग ऑफ फायर ना पैसिफिक ओशन के, पैसिफिक ओशन में ना ऐसी एक इस टाइप का एक आपको दिखेगी ये बेल्ट, इस तरीके की। ठीक है, और ये बेल्ट जो है 40,000 किलोमीटर की है। अब इस बेल्ट में क्या इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो पूरी एक रिंग बनती है ना, इसको ना हॉर्स शू स्ट्रक्चर बोला जाता है, हॉर्स शू स्ट्रक्चर। अब इस हॉर्स शू स्ट्रक्चर में ना करीबन 450 एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है। और ये आपका जो क्या बोलते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी रिंग ऑफ फायर को जाना जाता है, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन के पास पड़ता है इस तरीके से। अब इसमें क्या है, 450 एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि दुनिया के जो सबसे ज्यादा वोल्केनो है वो कहाँ पड़ते हैं, इस पूरी रिंग ऑफ फायर में। सबसे ज्यादा बोले तो 75% जो एक्टिव वोल्केनो है पूरी दुनिया के, वो इस रिंग ऑफ फायर में पड़ते हैं। और जो अर्थक्वेक वगैरह है, 90% अर्थक्वेक यहीं से होके निकल रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सीज़मिक इवेंट है, यानी कि जो आपका सीज़मिक एक्टिविटी होती है, वो इस रिंग ऑफ फायर में ही होती है। किससे रिलेटेड है, तो पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है।
कितना एरिया है इसमें, 40,000 किलोमीटर की लगभग, और करीबन 450 एक्टिव वोल्केनो इसमें है। ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं किससे रिलेटेड भाई, रिंग ऑफ फायर से। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्या है आपका अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखो क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A। सबसे पहले तो आर्टिकल 51 क्या बोलता है, यहाँ से भी छोड़ो, कहानी को बिल्कुल शुरू से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ भैया कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है क्या जस्टिफाइबल नेचर की है, यानी कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर सकते हो, क्या आपके ऊपर मैं केस डालूंगा? नहीं डालूंगा। जैसे डीपीएसपी होते हैं, ये करना चाहिए लेकिन ये जस्टिफाइबल नहीं होते हैं। इसी तरीके से जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये भी क्या होती है, नॉन जस्टिशिएबल होती है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके उठाया हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। जब हमने उठाया तब रशिया नहीं था, तब था सोवियत यूनियन। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि सोवियत यूनियन फिर टूट गया था। अभी तो रशिया इतना करंट अफेयर में रहा भी है, तो इतनी जानकारी तो आई गेस होगी आपको। तो उसी से टूट के ये रशिया, यूक्रेन, फलाना ढिमका सारे बने हैं। अब ये हमारे कौन से सबसे, अब देखो पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। हमने यहाँ पे किया 42nd अमेंडमेंट किया। और ये कौन से ईयर में हुआ था? 42nd 1976 में हुआ था, ये पता होना चाहिए। 42nd वाले को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। कौन सी कमेटी के ये रिकमेंडेशन पे हुआ था? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42nd अमेंडमेंट कराया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, पार्ट है 4A। ठीक है, कौन से पार्ट में? पार्ट 4A के अंदर। और टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, तो भाई 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जब ये 42nd अमेंडमेंट हुआ तब टोटल 10 थी, यानी कि ये 10 ड्यूटीज को ऐड किया गया था पार्ट 4A के आर्टिकल नंबर 51A में। टोटल कितनी थी? 10 आपकी थी पहले, लेकिन फिर क्या हुआ कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आपका 2002 में हुआ था, 2002 में, इसके तहत एक ड्यूटी और ऐड कर दी गई। तो अगर मैं आज के टाइम पे बोलूँ टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो भैया 11 आपकी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। ठीक, अच्छा, अब ये 11th वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये क्या ऐड की गई, ये हमें इंपॉर्टेंट है। बाकी की 10 इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, 11th वाली क्योंकि लास्ट में की गई है। तो इसमें क्या बोला गया है कि एजुकेशन टू चाइल्ड और वार्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। यही आपका किसके थ्रू ऐड किया गया है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला, 86 अमेंडमेंट एक्ट। ये वाला क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि एक सिंगल फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई बाद में 86 अमेंडमेंट से। तो जो भी चीज़ें होती है ना एग्जाम में, मोस्टली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होती है, वही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले वाले सेशन में और भी इंपॉर्टेंट बातों को करेंगे। इस सेशन को एंड करता हूँ यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।